अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है इंडाइजेशन, या जिसको बदहज़मी कहते हैं, या फिर आम फ़हम में जिसे कहते हैं कि हाज़मे का ख़राब हो जाना। तो इससे पहले कि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए फॉर द सेक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बदहज़मी होती क्या चीज़ है। बदहज़मी बेसिकली डिस्कम्फर्ट होता है आपके पेट के ऊपर के हिस्से का, जहां आप रिलैक्स नहीं महसूस करते और आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा पेट भरा भरा सा है। एक तरह से यूँ समझेंगे आपके जैसे गैस भर गई है मेरे पेट में, और एक बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, जलन की सूरत हाल बाज़ औक़ात वो भी आपको आपके पेट के ऊपर के हिस्से में महसूस होती है। इसकी वजह एक तो ये बनती है कि आप जब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं और टाइम का ख़्याल नहीं रखते कि किस टाइम पे मुझे खाना चाहिए, तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर स्ट्रेस का होना होता है, बेचैनी, या फिर आप तनाव का शिकार होंगे तब भी ये चीज़ हो जाती है। या फिर अगर कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसमें आप हैं पहले से किसी डिज़ीज़ में, तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके सिम्पटम्स में, इसके अलामात में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरा पेट भरा-भरा सा है, एक तरह से आपको मतली महसूस होगी, और फिर जलन वाली सूरत हाल भी बाज़ औक़ात हो जाती है। इन चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल ले लीजिए, और फिर जहाँ ज़रूरत हो तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो आपको इस बदहज़मी से फ़ौरन निजात दिला सकती हैं। अच्छा, फिर एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब, मेनली क्या सबब बनता है मेरी बदहज़मी का? तो देखिए, बदहज़मी का कोई एक सबब नहीं है, इसके कई सबब हैं जिसकी वजह से बनती है। अमूमन आजकल तो जो मेनली सबब है, और जो केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें मेनली तो आजकल जो लोग पीछे जंक फूड के पीछे पड़े हुए हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब जंक फूड के बड़े शौकीन हैं। तो एक तो जंक फूड बड़ा ही सबब बनता है आपकी बदहज़मी का। फिर एक इंस्टेंट मील तैयार होती है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि बिरयानी की सूरत में, तो आजकल जिसको भी भूख लगती है वो एक प्लेट बिरयानी का ऑर्डर कर लेता है, और फिर जहाँ आधी प्लेट खानी चाहिए वहाँ वो 1 प्लेट खा जाता है, और जहाँ 1 प्लेट खानी है तो वहाँ 2 प्लेट खा जाता है। और फिर ये ओवर ईटिंग की वजह से बदहज़मी की सिम्पटम्स जो है वो सामने आ जाते हैं। तो हम लोग आजकल इस चीज़ को नहीं देखते कि वो जो हम बिरयानी की प्लेट मंगवा रहे हैं उसमें कौन-सा तेल इस्तेमाल हुआ है, कौन से मसाला जात इस्तेमाल हुए हैं, आया हाइजीनिक का भी ख़्याल किया गया है, सफाई-सुथराई का भी ख़्याल किया गया है कि नहीं। बस टेस्ट पे ही हम लोग इन्हिसार करते हैं और उसको लिए जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह के फ़ूड लें तो ये ज़रूर देख लिया करें कि वो किस माहौल में बना है, किस तरह बना है, और क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं। क्योंकि फ़ौरी तौर पे शायद वो आपको मुतासिर ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी बीमारियों का बायस बन सकती है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे और अगर खुदा न खास्ता बदहज़मी का शिकार होंगे तो फिर आगे जाके ये आपको मैदे का अल्सर करा देगा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स करा देगा, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि मेरा खाना जो मैं खा रहा हूँ बार-बार बाहर आ रहा है, मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा, मतली की सूरत सी एक हो जाएगी। इन चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी-सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं बदहज़मी को, उसमें कैफ़ीन या अल्कोहल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। वो लोग जो कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनमें भी बदहज़मी के सिम्पटम्स होते हैं। अच्छा, स्मोकिंग जो है, सिगरेट या तंबाकू नोशी, वो भी एक बड़ा सबब है, और फिर आजकल एक हमारे माशरे को नासूर लगा हुआ है गुटखे का। तो ये चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी इस बदहज़मी का ही टारगेट रहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से होता ये है कि जो हमारा मैदा है उसकी जो लाइनिंग है, अंदरूनी जो दीवार होती है, वो बड़े बुरे तरीके से ख़राब हो चुकी होती है। जितनी तेज़ाबियत उसको देनी चाहिए वो उससे ज़्यादा की तेज़ाबियत सिक्रीट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बार-बार ये महसूस होता है कि हमारा खाना बाहर निकल रहा है, तेज़ाबियत की सूरत बनती है, जलन की सूरत बनती है। तो ये सब चीज़ें जाके आपको लीड करेंगी जाके बदहज़मी पे। अच्छा, इसके अलावा इन्फेक्शंस भी हो जाएँगे आपको, इसके अलावा कोई ऐसे डिसऑर्डर, जैसे मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं, मैदे मुँह से तो खाना खा रहे हैं, आपकी खाने की नाली तो नीचे लेके जा रही है, लेकिन मैदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो ये भी जनरेट हो सकती है, तो इससे अवॉइड करें। फिर कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो मैदे के अल्सर का सबब बनती हैं, बदहज़मी का सबब बनती हैं। मिसाल के तौर पे एनसेड्स ले लें,
कॉमनली हमारे यहाँ एनसेड्स को आप समझें कि ब्रूफिन जिसे कहते हैं, वो एनसेड्स ही होती हैं। तो ये चीज़ें सबब बनती हैं आपके बदहज़मी का। इसमें एक और चीज़ होती है, जब ये चीज़ें मुसलसल रहेंगी तो फिर आपका मैदा खाने को काफ़ी देर तक अपने अंदर रखेगा और उसको जल्दी खाली नहीं करेगा, जल्दी हज़म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको एक भरापन सा महसूस होगा पेट के अंदर। तो अगेन मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अच्छी मील का इंतखाब कीजिए। जहाँ तक टेस्ट की बात आती है तो टेस्ट आपके मुंह से लेकर सिर्फ आपके हलक तक ही रहता है, उसके नीचे फिर क्या गया वो सिर्फ आपके मैदे और आपके पेट और आपके आंतों को पता होता है। तो अच्छे फूड के सिलेक्शन ज़रूर कीजिए, ये देखिए कि उस फूड जहाँ भी बना हुआ है वहाँ हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, सफाई सुथराई कैसी है, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी बदहज़मी बल्कि आगे जाके बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों का भी सबब बनती है। अच्छा, फिर एक पेशेंट ने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब मेरी बेचैनी, मेरे तनाव का या मेरे टेंशन का मेरी बदहज़मी से क्या ताल्लुक़ है? जी, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप जब बेचैनी आपको होगी या आप तनाव के शिकार होंगे या आप किसी टेंशन में होंगे तो उस वक़्त एक तरह के हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी से, जो जाके हमारे स्टमक की लाइनिंग पे इफ़ेक्ट डालते हैं। और जब वो हमारे स्टमक की लाइनिंग पे इफ़ेक्ट डालते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि जो सिक्रीशन हमारे मैदे को करनी चाहिए एक नॉर्मल रूटीन में, वो या तो उससे ज़्यादा करेगा या तो उससे कम करेगा। और नतीजा क्या निकलता है कि आपका खाना मुकम्मल तौर पे हज़म नहीं होता है और वो एक बदहज़मी की सूरत हाल क्रिएट कर देता है। तो अवॉइड कीजिए इस तरह के टेंशन को, स्ट्रेस को, खुश रहा कीजिए। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इससे घबरा कर अपनी ज़िंदगी को दाँव पे मत लगाइए। हैव अ हेल्दी लाइफ, हैव अ हैप्पी लाइफ। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोग गैस्ट्रोपेरियोसिस कहते हैं। वो भी एक मेडिकल कंडीशन होती है जो हमारे बदहज़मी का सबब बनती है। ये वो होती है जहाँ हमारा मैदा जो है वो बड़ा ही सुस्त तरीके से काम करता है। जो खाना उसको हज़म करना है जिस टाइम पीरियड में, उसको वो हज़म नहीं कर पाता है और बड़ा डिले उसमें होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपको मतली महसूस होगी, पेट भरा-भरा सा महसूस होगा, कुछ खाने को दिल नहीं करता होगा, क्योंकि उसमें डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्लो हो जाता है और फिर वो डिस्पेप्सिया या बदहज़मी का सबब बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर ये बंदे को बदहज़मी हो गई है, इंसान को बदहज़मी हो गई है, तो इसको डायग्नोज़ किस तरह किया जाए? अब इसको डायग्नोज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपके सिम्पटम्स जो हैं, आपकी कैफ़ियत जो है जिस्म की, आपके हाज़मे की, उसको एवेलुएट करना बड़ा ज़रूरी होता है आपके डॉक्टर के लिए। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी होते हैं, मिसाल के तौर पे एंडोस्कोपी होती है जिससे आपके मैदे की, आपके आंत की, इन सब चीज़ों की कंडीशन को देखा जा सकता है। फिर कुछ टेस्ट भी होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट हो गए, ब्रेथ टेस्ट हो गए, वो भी आपके डॉक्टर शायद आपको रिकमेंड करें आपके डायग्नोस के लिए, ताकि पता पड़ सके, तशख़ीस हो सके आपकी बीमारी की। अच्छा, अब आते हैं कि इसके साइन सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं, क्या अलामत हो सकती हैं बदहज़मी की। तो बदहज़मी की अलामत वही हैं जो मैंने आपको पहले बताया। जैसे आपके पेट के ऊपर के हिस्से में आपको एक भरापन सा महसूस होगा, मतली जैसी सूरत हाल महसूस होगी और बाज़ औक़ात ये एक जलन की सूरत हाल से भी आपको दो चार कर सकती हैं। बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि जैसे आपकी चीज़ें जो भी आपने खाना खाया है वो बाहर आ रहा है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ख़ास करके जब भी आप खाना खाते हैं और खाने और अपने सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का टाइम पीरियड रखा करें, क्योंकि अगर आप जल्दी खाना खा के सोएंगे तो वो भी आपके रिगर्जिटेशन का सबब बन जाता है। तो जब भी खाना खाएं तो उसके बीच में 3 से 4 घंटे का गैप रखिए ताकि वो खाना मुकम्मल तौर पे हज़म हो जाए और आप सुकून की नींद कर सकें। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो इस चीज़ का सबब बनते हैं, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो इस चीज़ का सबब बन सकती हैं, और फिर टेंशन तो इसका एक काज़ है ही है। अच्छा, इसमें जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस होता है या पेप्टिक अल्सर होते हैं या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स होते हैं, इस तरह की जो बीमारी होती हैं तो वो बड़ा ही ख़तरनाक किरदार अदा करती हैं इस बीमारी को आगे बढ़ाने में। अच्छा, इसमें आपकी उम्र का और इसमें आपकी जेंडर का, इसके अलावा अगर कोई आपको बीमारी है तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी बदहज़मी में। तो इन चीज़ों को आप देखिए और अवॉइड कीजिए, ख़ास करके टेंशन को अवॉइड कीजिए। अच्छा, फिर ऐसी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिसमें आप एंटासिड्स ले सकते हैं, ऐसी दवाई ले सकते हैं जो आपके एसिड को कम करें,
तो ये चीज़ें आपको रिलीफ़ देंगी आपके इस बदहज़मी में, आपकी तेज़ाबियत में। अंडरलाइंग काज़ की अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज़ हैं, फिर अल्सर है, वो बड़ा कॉमन होता है इन चीज़ों में कि आपको हो जाए। इसमें आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूर लीजिए, वो आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करके आपकी हिस्ट्री लेकर आपको बताएंगे कि क्या सबब बनता है बदहज़मी का, और डेफ़िनेटली वो जो आपको सजेशन दें उस पे अमल कीजिए ताकि इस चीज़ों से आप ठीक हो सकें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस्पंगूल का इस्तेमाल बड़ा ही मुफीद होता है इन सूरत हाल में। 2 चम्मच बड़े इस्पंगूल के अगर आप पानी में मिलाकर या दही में मिलाकर लें तो वो आपकी बदहज़मी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इन चीज़ों का ख़्याल कीजिएगा कि कोई भी ऐसा खाना जिसके बारे में आपको पता ना हो कि किस तरह बना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसको अवॉइड कीजिए। जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए, ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी कोशिश करें कि घर का खाना खिलाएं। कोशिश कीजिए घर के खाने पे रही है जो साफ़ सुथरे माहौल में बने, और इसी में सेहत होती है। सेहत है तो जहान है, और ये सारी रौनकें भी होंगी। तो अपना ख्याल कीजिएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था बदहज़मी के हवाले से। इस हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिए। आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।